जब चुनाव चल रहा हो या चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने वाली हो या फिर एक प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार करके अपने पार्टी के पक्ष में लोगों को लामबंद कर रहा हो, ऐसे में अचानक शीर्ष नेतृत्व का यह फरमान आना कि प्रत्याशी बदला जा रहा है, भला कौन सी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आखिर विपक्षी दल बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? इस बदलाव का कोई लाभ भी है या फिर मतदाताओं का कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए है? नमस्कार, आज के इस चुनावी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल पूरे देश भर में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में होने वाले इस रण का 3 चरण बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न हो गया है। लेकिन इस बार के चुनाव में 2 चीज़ें बहुत खास होती जा रही हैं। पहला तो मतदाताओं का वोट करने में उतनी दिलचस्पी न दिखाना जितना चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अभिलाषा रही है, और दूसरा विपक्षी दलों में प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर कन्फ्यूजन होना। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए कि आपको किसी लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जाना है और उसमें 3 से 4 विधानसभा सीटें हैं और अधिकतर पर आपके प्रतिद्वंदी विधायक दल के विधायक हैं। आपको पूरे अपने क्षेत्र के बारे में पता भी नहीं है। आप उस लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए जाते हैं और आप अपनी जीत उस प्रत्याशी के खिलाफ पक्की मान रहे हैं जो कई वर्षों से सक्रिय है। या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है तो क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन ये तो हमेशा से होता रहा है। इससे यह तो गारंटी नहीं है कि सत्ताधारी दल ही विजेता होगा। उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य को देखा जा सकता है, जहां पर चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में 10 वर्षों से अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन वह इस बार चुनाव हार गई। उनके पास तो संसाधन की कमी नहीं रही होगी। दूसरा उदाहरण राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखा जा सकता है, जहां 5 वर्ष की बहुमत की सरकार इस बार चुनाव हार गई। केवल यहीं पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती। तीसरा उदाहरण भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीत गई और उड़ीसा में नवीन पटनायक तथा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले से मजबूत हुए हैं। ऐसे में चुनावी धनबल को ही केवल जीत का पैमाना मानना ईमानदारी से विश्लेषण करना नहीं होगा। चुनाव के शुरुआत से ही विपक्षी दलों में कई मुद्दों पर कन्फ्यूजन रहा है। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में राम और राम मंदिर का विरोध इस बात पर करना कि यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है। विपक्षी दलों द्वारा किसानों, गरीबों, श्रमिकों, छात्रों, महिलाओं, बेरोजगारों, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई और बदहाल अस्पतालों को लेकर उस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं किया गया जैसे कभी भाजपा विपक्ष में रहते हुए किया करती थी। विपक्षी दल लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ ही नहीं बने, उनसे उनकी समस्या जाने ही नहीं, बस केवल मीडिया पर आरोप लगाए और उन पर निराधार मुद्दों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे, जिनका आज के समय में जनता में उतनी दिलचस्पी ही नहीं है। जब बात टिकट देने की आई तो उसमें भी कन्फ्यूजन रहा। या तो टिकट बहुत देर में दिया गया, या टिकट देने में कन्फ्यूजन हुआ, या जिसको टिकट दिया गया उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, या फिर जिसे प्रत्याशी बनाया गया उसका उस लोकसभा क्षेत्र में कोई वजूद ही नहीं है। मतलब बिना होमवर्क के स्कूल जाना या बिना हथियार के युद्ध करना या विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी के चुनाव लड़ना, इसमें नतीजे का इंतजार ही नहीं होता बल्कि पराजित होने की संभावना अधिक होती है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से अपने पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यहाँ तक तब भी ठीक था, लेकिन वे प्रत्याशी बाद में भाजपा में शामिल हुए। तब यह प्रश्न उठना शुरू हुआ कि क्या बिना प्रत्याशियों की इच्छा से टिकट दिया जा रहा है? सूरत की घटना बहुत संकोच करने वाली थी, जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन करने की अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। यही कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, जब सपा और बसपा ने एक नहीं 2 से 3 बार प्रत्याशियों को बदला। ताज़ा मामला जौनपुर में देखने को मिला, जहां बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन काट दिया और वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि उनकी जीत पक्की लग रही थी। यह पहली बार नहीं है जब बसपा ने इस तरह का फैसला लिया है। इससे पहले बस्ती लोकसभा सीट पर बसपा ने दया शंकर मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनकी जगह लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह का हाल वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, डुमरियागंज जैसे क्षेत्रों में भी रहा। सपा ने भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले निर्णय लिए। मेरठ में वर्तमान विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया और तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी उनका टिकट काटकर सुनीता वर्मा को दे दिया गया। बदायूं की सीट पर पहले शिवपाल सिंह यादव का नाम घोषित हुआ, लेकिन अंतिम समय में उनके बेटे आदित्य यादव प्रत्याशी बनाए गए। कन्नौज में पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने की बात हुई, लेकिन कुछ दिन बाद स्वयं अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
देवीपाटन मंडल में श्रावस्ती सीट पर भी कुछ ऐसे ही नज़ारा सामने आ रहा है, जहां महागठबंधन सीट से पिछले चुनाव में सांसद बने राम शिरोमणि वर्मा के टिकट कटने की प्रबल संभावना है। समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की घोषणा नामांकन के अंतिम दिन किया। अमेठी में कांग्रेस ने भी नए प्रत्याशी को नामांकन के अंतिम दिन घोषित किया। प्रश्न यह उठता है कि ये प्रत्याशी मात्र 15 दिनों में पूरे लोकसभा में जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे, जबकि उनके सामने सत्ताधारी दल के मजबूत प्रत्याशी। जिस चुनाव को लेकर विपक्ष का आरोप है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और दोबारा चुनाव ही नहीं होगा, उस चुनाव की तैयारी में ऐसे हथियार डालने से न सिर्फ पार्टी का अस्तित्व खतरे में होता है, विपक्ष कमजोर होता है, बल्कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का भी अभाव होता है। ऐसे में विपक्षी दलों को समय रहते आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, जिससे जन आकांक्षाओं को उठाने वाले कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशियों का चुनाव करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। प्रिय व्यूअर्स, आपकी इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की तैयारी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।